यूपी रेवेन्यू कोड। यूपी रेवेन्यू कोड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज रेवेन्यू कोड्स की। रेवेन्यू कोड के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मे बी लॉन्ग मे बी शॉर्ट, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि यूपी रेवेन्यू कोड पास हुआ था 2006 में बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा इसका जो एम था वो उसके जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इसका मेजर जो एक ऑब्जेक्टिव था वो था कंसोलिडेट करना और अमेंड करना लॉज को जो लैंड टेन्योर से रिलेटेड है। जितने भी लैंड टेन्योर को लेके हमारे लॉज हैं उनको कंसोलिडेट करना और उनके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आना। ये एक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करता है रेवेन्यू कोड्स को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को और उसके फंक्शंस को। इसमें इसके अलावा ये भी बताया गया है कि व्हाट इज़ द रोल इन रिजॉल्विंग ऑल लैंड रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स। रेवेन्यू कोड का किसी भी ज़मीन को लेके जो झगड़े होते हैं या कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी उससे रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो उसमें एक रेवेन्यू कोड का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसका काम रहता है। तो रेवेन्यू कोड हमारे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम इसकी स्कीम की बात करें तो इसके यूपी रेवेन्यू कोड की स्कीम में 16 चैप्टर्स हैं, 234 सेक्शन है और 4 स्केड्यूल्स हैं इसमें टोटल। अब बात करते हैं इसमें रेवेन्यू कोड्स की। रेवेन्यू कोड क्या है? रेवेन्यू कोड को अगर हम डिफाइन करें तो लैंड रेवेन्यू लॉज ऑफ वेरियस स्टेट, देखिए हर जगह अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग लैंड रेवेन्यू लॉज होते हैं। यहाँ स्पेशली अगर हम यूपी की बात करते हैं तो एज पर सेक्शन 416, अगर हम सेक्शन 4 सब सेक्शन 16 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड की बात करें 2016, तो रेवेन्यू कोड का मतलब है ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज ऑफ द बोर्ड एंड ऑल मेंबर्स, कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में आते हैं और यही आप इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे। क्या है रेवेन्यू कोड का मतलब है कि जो भी अथॉरिटीज़ ऑफ बोर्ड है उसके मेंबर्स, कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर्स, सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, ये सारे के सारे रेवेन्यू कोड के अंदर आते हैं। रेवेन्यू एरिया का डिविजन करना और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब इसका जो मेजर फंक्शन होता है रेवेन्यू कोड का, अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। रेवेन्यू कोड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैसे बना हुआ है? सबसे पहले इसमें है बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स में आपके जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स दोनों पाए जाते हैं। इस बोर्ड में जनरली कॉन्स्टिट्यूट करता है एक चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर एज मे बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इसका मेन फंक्शन होता है बोर्ड का टू एक्ट एज अ चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये इन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ केसेस, अपील्स और रिविजन। कोई भी केस को डिस्पोज ऑफ करना है, अपील आ रही है किसी केस को लेके और रिवीजन के लिए कोई अपील आई है, तो इन सब केसेस में बोर्ड मेंबर्स का काम होता है। बोर्ड मेंबर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू कोर्ट की, तो रेवेन्यू कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और उनका जो एक हेड होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है या रेवेन्यू बोर्ड होता है। तो ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल अदर मैटर्स प्रोवाइडेड इन दिस कोड। इस कोड के अंदर ये भी बताया गया है कि बोर्ड मेंबर्स का काम सुपरिटेंडेंट करना, डायरेक्शन देना और स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, ये सारे भी इसके फंक्शन होते हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू कोर्ट है वो डील करती है केसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू के साथ स्टेट के हाई, और जो रेवेन्यू कोर्ट है इज़ अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन डिस्ट्रिक्ट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो फाइनल अपील्स वगैरह भी लेता है। तो कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के अंदर कि क्या डिफरेंस है। तो आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू कोर्ट एक छोटी अथॉरिटी है और रेवेन्यू बोर्ड उसका बड़ा फॉर्म है। अब जो दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट है वो है कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कौन होते हैं? कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिवीजन। जो हर डिवीजन में अपॉइंट किया जाता है वो कमिश्नर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। और ये एक या एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं हर डिवीजन के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है इसका कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। अ कलेक्टर इज ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अ कमिश्नर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट और मोर एडिशनल कमिश्नर इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद आपका आता है असिस्टेंट कलेक्टर। असिस्टेंट कलेक्टर में द स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है अपॉइंट करने की असिस्टेंट कलेक्टर्स को फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, ये सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। देन इज योर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर का जो रोल होता है वो होता है प्रॉपर मेंटेनेंस करना, सुपरविजन करना एंड विलेज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना।
कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है किन किन कामों को करने के लिए। कलेक्टर हैज़ पावर टू अपॉइंट, इसको अपॉइंट भी कर सकते हैं किनको, सेटलमेंट ऑफिसर्स को, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स को, रिकॉर्ड ऑफिसर्स को और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स को, ये इनको अपॉइंट करते हैं। देन इज योर तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। तहसीलदार जो होते हैं वो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इनको एज मेनी पर्सन इट कंसिडर टू बी रिक्वायर्ड एज तहसीलदार इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखने के लिए तहसीलदार अपॉइंट किया जाता है और नायब तहसीलदार भी एक से ज़्यादा अपॉइंट किए जा सकते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोड। अगर हम रेवेन्यू कोड्स की पावर की बात करें तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जो पावर थी रेवेन्यू कोड की वो क्या बताई गई थी। सेक्शन 210 बताता है कि इनके पास पहली पावर होती है पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। ये किसी भी पुराने रिकॉर्ड को दोबारा से कॉल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ बोर्ड और कमिश्नर दे हैव पावर टू कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड विच कैन रिलेट टू एनी काइंड ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। कोई भी सूट हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो, उसका कोई भी फैसला किया गया हो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोड के द्वारा, वो दोबारा से उसको कॉल कर सकते हैं जिसमें अपील नहीं भी होती उसमें भी। ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कोई जुरिस्डिक्शन आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके तो नहीं की गई। दूसरा, अगर वो अपने जो पावर्स हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं किया और इलीगल एक्सरसाइज तो नहीं किया किसी पावर को उन्होंने। इसके अलावा उनके पास जो दूसरी पावर होती है वो होती है बोर्ड्स पावर ऑफ रिव्यू। ये रिव्यू कर सकते हैं। ये इनको पावर मिलती है कि ये किसी भी ऑर्डर जो भी पास हुआ है उसको दोबारा से एक बार अगर ठीक समझेंगे तो रिव्यू कर सकते हैं। इन केस अगर नए एविडेंस डिस्कवर्ड होते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है पिछले ऑर्डर में और या सफिशिएंट कोई और रीज़न हो। ये सब हमने सीपीसी सीआरपीसी में भी पढ़ा है कि किन किन केसेस में जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अपील की पावर आती है, वैसे ही इनके पास आती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। एंड थर्ड, इसका मेन फंक्शन जो है 212 सेक्शन में बताता है कि इनके पास केसेस को ट्रांसफर करने की भी पावर है। ए बोर्ड हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट पावर अंडर दिस सेक्शन वेयर इट कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन रेवेन्यू कोड टू अदर रेवेन्यू कोड विच मे बी ऑफ हायर रैंक और एन इक्वल रैंक। ऑल्सो इट कैन बी द सेम डिस्ट्रिक्ट और इन द अदर डिस्ट्रिक्ट। सेम डिस्ट्रिक्ट में भी पास कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी पास कर सकते हैं, इक्वल रैंक में और हायर रैंक में भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके पास 3 तरीके की पावर होती है जो सेक्शन 210, 11 और 12 में बताई गई है। 210 में पावर टू रिकॉर्ड फॉर कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, 211 में बोर्ड्स पावर ऑफ रिव्यू एंड फिर देन 212 में पावर टू ट्रांसफर केसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू कोड्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो रेवेन्यू कोड यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के में बना था और इसकी डेफिनेशन यूपी रेवेन्यू कोड 2016 में बताई गई है जिसमें रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन थी 416 में। उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूएंट में आपने बताना है बोर्ड मेंबर्स होते हैं, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, असिस्टेंट कलेक्टर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसकी 3 पावर। ये आपने पूरा रेवेन्यू कोड में एक्सप्लेन करना है।